हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या ख़त्म किए अभी मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारा एटॉमिक मॉडल था उसको भी हमने समाप्त किया है। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी बातें की। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा है ना, बोर्ड्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट था एटॉमिक मॉडल, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की। उम्मीद है सारी बातें आपने ठीक से समझी होंगी, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए होंगे। अब मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। वो क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स। और ये भी बहुत मिलता जुलता है जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो उसमें भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जुलती हुई नज़र आएंगी। तो एक तरीके से केमिस्ट्री का ही टॉपिक है। इसके बाद एक और चैप्टर बचेगा हमारा रेडियो एक्टिविटी, उसके बाद हमारा मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो चलो भाई जानते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या पढ़ना है। सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले जानेंगे क्या हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो आपको पता है ये सब एटॉमिक मॉडल में ही पढ़ चुके हैं हम लोग सब। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस आपको पता है 10⁻15 इसका रेडियस होता है और उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और उसके बाहर ठीक है सर्किल में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं, सबको पता है। तो यहाँ बेसिकली न्यूक्लियस में क्या क्या होता है बताइए? न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? इसका एक पार्ट होता है प्रोटॉन और दूसरा पार्ट क्या होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है ये। ठीक है, पता है ये सबको। ये कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? न्यूक्लियस मेरे भाई किसका किसका घर है? इन दो स्पीसीज़ का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और इन दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं बताइए? उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो आप क्या बोलोगे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियॉन्स। उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका जो घर है वो न्यूक्लियस है। उन दोनों कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। समझ में आई? अब देखो कैसा उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी न्यूक्लियस को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? देखो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं? एक्स उस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है। ठीक है, केमिकल एलिमेंट का ये सिंबल है। ऐसे लिखते हैं ZXA, या इसको लिख सकते हैं AXZ, या इसको हम लोग राइट साइड में लिख सकते हैं इस तरीके से। तो किसी भी तरीके से आप लिखो, ये सब क्या है? सिंबल न्यूक्लियस को इंडिकेट करते हैं। इसमें AZX क्या है? इसमें जो X है सबसे पहले दिस इज, ठीक है, सिंबल ऑफ केमिकल एलिमेंट। जो केमिकल एलिमेंट है उसका सिंबल, जैसे यूरेनियम, फास्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, जो भी न्यूक्लियस है उसके क्या है? केमिकल सिंबल है। उन केमिकल एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। ठीक है, केमिकल एलिमेंट। ठीक, इसमें Z क्या है? इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक आपको पता ही होगा, एटॉमिक नंबर। ठीक, और आपको पता है जो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है वही क्या होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर जो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। ये आपको पता है, साथ साथ करते चलते हैं। इसी तरीके से जो आपका A है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मास नंबर। मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या। मास नंबर का क्या मतलब? द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन NP प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसी चीज़ को अपन लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर बोलते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर। द्रव्यमान संख्या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है? सम होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मास नंबर। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये जो आप एटॉमिक वेट भी पढ़े होंगे, है कि नहीं? परमाणु भार जिसको आप कहते हो, तो परमाणु भार जो है यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंस है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और ये जो कि मास नंबर है। तो ठीक है,
ओके, एटॉमिक वेट से इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सब केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एटॉमिक वेट या जो एटॉमिक मास पढ़ते हो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एटॉमिक मास या जो एटॉमिक वेट क्या होता है, आपने आइसोटोप के बारे में भी पढ़ा होगा। तो एक ही एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप हैं, तो उन सब का जो एवरेज मास होता है वो एटॉमिक मास होता है या एटॉमिक वेट कहते हैं उसको, लेकिन मास नंबर उससे अलग होता है, ठीक है। तो मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इट इज़ नेवर इन फ्रैक्शन, लेकिन एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में भी होता है, क्योंकि वो क्या होता है, बेसिकली सभी आइसोटोप्स का एवरेज होता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा मास नंबर हो गया, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, ठीक। बहुत बढ़िया भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पता, अच्छा ये इसको हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, जेड होता है। तो अगर मैं पूछूँ कि बताओ, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ए बराबर इस NP को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी न्यूक्लियस में कितने हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो जाएंगे वो किसके बराबर होगा, A माइनस जेड, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये हमको क्या बताता है भाई, ये हमको बताता है, बताइए ये अपने को क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें जानकारी देता है। इसमें से आप इसको घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। बात समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया भाई। अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखते हैं मास कितना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है। मास कितना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो आपको याद भी होगा ये सब चीज़ें। तो मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, ठीक, मास ऑफ न्यूट्रॉन से बहुत मामूली से कम होता है। दोनों के मास लगभग बराबर होते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी स्लाइटली, मतलब डेसिमल के 3-4 अंक के बाद, ठीक है, अंतर आता है, तो बहुत मामूली से, वेरी, ठीक है। या मास ऑफ प्रोटॉन इज स्लाइटली लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। कितना होता है, लगभग दोनों का बराबर होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये भी पता है आपको, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो आप सोचो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, इनके मास की तुलना में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, नेग्लिजिबल है, वो 10⁻37 10⁻31, ठीक है, 1000 10,000 गुना कम है, तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इसका मतलब जो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर कहीं आपको हटाना हो, जैसे कि मान लो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ में कुछ ऐसा दिया, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दोगे, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके जुड़ने से या घटने से कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बताओ, जो हमने ये यूनिट लिखा है प्रोटॉन के मास का, न्यूट्रॉन के मास का, या जो इलेक्ट्रॉन का मास का, या किसी न्यूक्लियस के मास का, या बेसिक एटम के मास का, क्या ये यूनिट एप्रोप्रिएट है किलोग्राम का? यूनिट एप्रोप्रिएट है? बताओ। जैसे तुमसे पूछा जाए कि बताओ तुम्हारे बालों की लंबाई कितनी है, जैसे मान लो मेरे बाल की लंबाई कितनी है, ठीक है, और मैंने मेरे बाल की लंबाई जो कि इतना किलोमीटर है, 0.0000 समथिंग किलोमीटर है, या इधर समथिंग इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, अब -4 किलोमीटर, कुछ ऐसा कह दिया जाए, तो ये ठीक नहीं है ना, मतलब ये बड़ा यूनिट है ना। कह दिया उंगली की लंबाई कितनी है सर, इतनी किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर में इसको नहीं नापा जाए, इसको हम सेंटीमीटर में मेजर करना चाहिए अपने को, ठीक है। सेंटीमीटर में या मिलीमीटर इसके लिए अप्रोप्रिएट यूनिट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से चूँकि आप देखो 10⁻27 बार बार ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन का मास है, ये अप्रोप्रिएट, ठीक है, उनके लिए अप्रोप्रिएट यूनिट किलोग्राम नहीं है। तो उनके लिए जो अप्रोप्रिएट यूनिट निर्धारित की गई है, आपको पता भी होगा क्या है वो, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। क्या चीज़, एटॉमिक मास यूनिट। तो उस जानते हैं उस एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, किलोग्राम से कैसे रिलेटेड होता है, ये तमाम बातें हम लोग समझते हैं, ठीक। तो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में,
MU, एटॉमिक मास यूनिट। देखो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU जो होता है दिस इज इक्वल टू, इस तरीके डिफाइन करते हैं, मास ऑफ 1, ठीक है, न्यूट्रल कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 के एक एटम का मास अपॉन 12। ये जो, ठीक है, ठीक, मास ऑफ 1 न्यूट्रल कार्बन 12 एटम अपॉन 12, ये जो चीज़ है ये हमको 1 MU के बारे में जानकारी देती है। चलो देखते हैं कि मास ऑफ कार्बन एटम कितना होता है। ज़रा सोचो, कार्बन एटम क्या है, देखो कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, उसके बाहर कुल 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन एटम हो गया, ओके, ये क्या हो गया, कार्बन एटम। अब कार्बन एटम का मास बताओ कितना होगा, ठीक, इसका जो मास होगा, मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स, ठीक है, 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 टाइम्स, बोलिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा समझने की कोशिश करिएगा, दिस इज़ द मास ऑफ दिस कार्बन एटम। अब मुझे बताओ, अब अभी मैंने बताया इसका मास इनकी तुलना में नेग्लिजिबल है, तो इसको हम लोग 0 मान सकते हैं, मतलब इसकी तुलना में इसको हटा सकते हैं। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसा कुछ होगा कि नहीं? अब मुझे बताओ जरा, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी तो लगभग बराबर हैं, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 12 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ज़रा बताओ आप लोग, 1 AMU जो हुआ, ये क्या चीज़ निकाला हमने, दिस इज मास ऑफ, ठीक है, 6 कार्बन 12, ये आपका मास ऑफ कार्बन 12 एटम है, ठीक है। तो या कार्बन 12 एटम ही कर लो, ठीक। तो 1 AMU किसके बराबर होगा, मास ऑफ 1 न्यूट्रल कार्बन एट 12, ठीक है, कितना होगा बताइए, 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 12। अरे ये क्या, ठीक, 12 से 12 कट गया, मतलब 1 AMU जो आया, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन आ गया। तो आप कह सकते हो सर 1 AMU इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, और वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या कहीं 1.66 भी लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ले सकते हो, ठीक है। तो 1 AMU का जो मास होता है, यानी 1 AMU जो यूनिट है वो किसके बराबर होता है, किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। चलो एक फटाफट एक और बात देखते हैं। देखो मास ऑफ कार्बन एटम कितना हुआ, 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन हुआ, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ, AMU, ठीक है, एक मास ऑफ प्रोटॉन का मतलब 1 AMU। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ मास ऑफ कार्बन 12 एटम क्या हो जाएगा, देखो 12 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है, ठीक है, 1 AMU मतलब 12 AMU, ठीक है। मास ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 12 AMU, ठीक है, मतलब कितना, और 12 क्या है, उसका मास नंबर है, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, A AMU, या ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। इसी तरीके से मैं कहूँ मास ऑफ हीलियम एटम, ये लगभग कितना हो जाएगा भाई, अब देखो उसमें, इसमें तो कुल 12 न्यूक्लियन थे, तो 12, इसमें कितने होते, 4 होते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 AMU, ठीक है। इसी तरीके से मैं कहूँ कि मास ऑफ, एक जनरल एटम ले लूँ XZA, ये कितना लिखोगे, इसका मास नंबर कितना है, A, तो A जो है इंटू AMU, इतना हो जाएगा। तो जनरल बात आप याद रखिएगा ना, कोई भी एटम का, कोई भी न्यूक्लियस का जो मास होगा, डायरेक्टली हम लोग देख देंगे जो उसका मास नंबर है, ठीक है। हालांकि देखो एटम का मास थोड़ा सा न्यूक्लियस से ज़्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी उसमें ऐड हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, तो जो न्यूक्लियस का मास होता है वही लगभग एटम का मास होता है। पढ़ा भी है, पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में ही केंद्रित होता है, ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो मास ऑफ कोई भी एटम हो, कोई भी न्यूक्लियस हो, जितना उसका मास नंबर इंटू उतना AMU हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा चलो हम लोग क्या निकालते हैं, 1 मोल का मास निकालते हैं, किसी एटम के 1 मोल का मास निकालते हैं, कितना आता है, ठीक है। जरा देखो आप, किसी एटम के 1 मोल का मास अपन लोग निकालते हैं। देखो अगर आपको मैं बोलूं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ, ठीक है, ये आपको कोई एटम दे दिया XZA, एटम या न्यूक्लियस कुछ भी दे दिया गया, बताइए कितना हो जाएगा। ध्यान समझिएगा,
देखो एक एटम का जो मास होता है मेरे प्यारे दोस्तों तो AMU होता है, और एक समझिएगा एक मोल का मुझे निकालना है, एक एटम का जो मास होता है वो AMU होगा, जो उसका मास नंबर उतना mu होगा। तो एक मोल का कितना होगा, तो आपको देखना पड़ेगा एक मोल में कितने एटम्स होंगे, कितने न्यूक्लियस होंगे। तो बताइए एक मोल में किसके बराबर होते हैं, Na एवोगैड्रो नंबर के बराबर इंटू NaAMU, ऐसा कुछ होगा। तो हो जाए कितना बताइए, A इंटू 6.023 10⁻23 AMU, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। AMU समझिएगा, AMU को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम में, तो हो जाएगा कितना, A इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और एक AMU का मतलब होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, इतना किलोग्राम में आएगा। ठीक, जब इसको हम लोग गुणा करेंगे ना 6.023 गुणे 1.67 लगभग 10 आता है। तो 10 की घात 24 और 10 घात -27 -3 आ जाएगा, तो आ जाएगा A इंटू 10⁻³ किलोग्राम। दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ, ठीक है, एटम। ठीक, या इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, A ग्राम। ए भाई 10⁻³ किलोग्राम है तो A ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सोचो, इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि कार्बन के एक एटम का मास कितना है, देखोगे सर 12 AMU है। कार्बन के एक एटम का मास कितना है, 12 AMU। लेकिन तुमसे पूछा जाए कि बताओ एक मोल का मास कितना होगा, तो उसका जवाब क्या होगा, 1 ग्राम, मतलब 12 ग्राम। ठीक है, तो जब AMU में लिखा हो तो एक एटम का मास होगा, और अगर एक मोल का मास निकालना तो वही चीज़ किस में हो जाएगा, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको आप फाइनली ऐसे रख लोगे क्या, कि मास फॉर XZA, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम, अभी जो लिखा था कितना हो जाएगा, AMU, और मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, 1 मोल का मास, ठीक, ये कितना हो जाएगा, A ग्राम हो जाएगा ना। तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब थोड़ा सा आइसोटोप्स, आइसोबार्स और क्या कहते हैं आइसोटोन्स की बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये निश्चित रूप से सबको पता है, कई बार पढ़ते हो आप, 9th-10th में भी पढ़ते हो। ठीक है, आप जो कि केमिस्ट्री में भी रिपीटेडली आता है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं उसको भी क्या होता है। ठीक, देखो देखो आइसोटोप्स, समस्थानिक जिसको कहते हो आप, आइसोटोप्स क्या होते हैं, किसी एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। भाई अगर एक ही एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे, लेकिन मास नंबर क्या होंगे बताइए, डिफरेंट होंगे, है कि नहीं। तो आप कहोगे दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव, ठीक, सेम एटॉमिक नंबर, ये तो ऑब्वियस होना ही है, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, मास नंबर क्या होंगे उनके, डिफरेंट होंगे, लेकिन जो एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग तो हाइड्रोजन की, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, क्या होता है, 1H1 1H2 1H3, तीनों के मास नंबर अलग अलग है, 1 2 3, एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है, एक ही एटम के 3 एलिमेंट है ना। तो ये हो गया 1 2 और 3, समझ में आया बात। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा आइसोटोप। अब देखो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर सेम है, और आपको पता है जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, 2000 फंक्शंस ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना, बोलिए, जो उसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किसके फंक्शंस होते हैं, एटॉमिक नंबर के। ये सब केमिस्ट्री में आप पढ़
चुके हो, ठीक है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कह सकते हो ऑफ आइसोटोप्स लगभग सेम होती है, ठीक है, बहुत सारी मिलती जुलती है, ऐसा कह सकते हो। आइसोटोप्स के बाद इसी तरह से यूरेनियम का भी देख सकते हैं। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम क्या होता है, जैसे आप बहुत सारे होते हैं आइसोटोप, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238, ये सब इसके आइसोटोप्स हो गए। इसी तरीके से आइसोबार्स, संभारी जिसको कहते हैं, इसका ठीक उल्टा, ठीक, जिसमें मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ, ठीक। अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुआ तो एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ऐसे कह सकते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, ठीक है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये तो होगा ही, कोई इसमें अंडरस्टूड है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार, समभारी बोलेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं, जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझ, जैसे कि मान लो कि क्या कह दिया, जैसे सोडियम 24, सोडियम का एक आइसोटोप है, ठीक है, सोडियम 23 होता है, सोडियम 24 होता है, इससे 12, ठीक है, मैग्नीशियम 24, दोनों के मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर क्या है बताइए, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, ओके। इसी तरीके से एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल और देख सकते हो, 18 आर्गन 40, ठीक है, और 20 कैल्शियम 40, तो ये सब भी क्या है बताइए, आइसोबार्स हो गए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। इसी तरीके से एक और आता है आइसोटोन्स, या जिसको हम लोग कहते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक, जिससे पता हमको चल ही रहा है कि उसमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक। तो जो अगला है वो है आइसोटोन्स, या जिसको हम लोग कहते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक, ठीक। तो आइसोटोन्स देखिए क्या होते हैं, इसमें क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ व्हाट, न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटम्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए बताइए, सेम होने चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे अभी ये हमने लिखा भी था कहीं पे, ठीक है, हाँ यहाँ पे देखो 12, हाँ, जैसे एग्जांपल में ले लो, यहीं से ले लेते हैं, 11 सोडियम 23 और 12 मैग्नीशियम 24। मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, ठीक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स घटा देना है, 23 - 11 12 हो जाएगा, ठीक है। ये सब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि सब पढ़ा हुआ है आपने, तो एक रिवीजन बस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होंगे, 24 - 12, ये भी कितना आ गया बताइए, 12 आ गया। इसका मतलब ऐसे सभी एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट्स कैसे हैं, आइसोटोन से, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास बात नहीं थी, पहले से सब कुछ पता था आप लोग को, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो हो गया आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर रेडियस की, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली जो न्यूक्लियर रेडियस मेरे भाई कैलकुलेट किया गया, वो कितना कैलकुलेट किया गया, R बराबर R0 a⁴ 1/3, क्या है, R बराबर R0 a⁴ 1/3, जहाँ a क्या है, मास नंबर है, और ये R0 क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.2 × 10⁻⁻15, ठीक है, मीटर होता है, ठीक, क्लियर। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.2 फर्मी या 1.2 फेम्टोमीटर भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं 1.2 फेम्टोमीटर भी कहते हैं, ओके, 1.2 फेम्टोमीटर कहते हैं। तो 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। ये सब चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, केमिस्ट्री की सारी बातें हैं, ये सब बातें याद होनी। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालते हैं, किसी भी न्यूक्लियस का क्या निकाल लेते हैं, रेडियस हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, ओके। अब
एक सवाल भी कर लेते हैं इस पे छोटा सा। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ एल्यूमिनियम 27 एंड टेल्यूरियम 125। ठीक है, तो एल्यूमिनियम 27 और टेल्यूरियम 125 का जो रेडियस का रेशियो आपको बताना है। ठीक, तो चाहो तो ये भी लिख सकते हैं 54 होता है शायद, और ये 13 होता है। तो क्या लिखोगे, आर एल्यूमिनियम। ठीक है, आप देख सकते हो ना कि आर प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, ए के पावर 1/3 आ रहा है ना। तो आर एल्यूमिनियम अपॉन आर, ये टेल्यूरियम कितना हो जाएगा बताइए। इसका मास नंबर है 27, इसका है 125, इसके पावर 1/3, तो जगह 3/5। तो इनके जो रेडियस का रेशियो होगा वो कितना होगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग न्यूक्लियर वॉल्यूम, ठीक है, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। न्यूक्लियर वॉल्यूम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक, कैसे निकालेंगे बताइए। V बराबर हो जाएगा, न्यूक्लियस को हम लोग स्फेरिकल मारते हैं, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई 3.14। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी, R0 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, और ये ए के पावर 1/3 इंटू ये हो जाएगा। ठीक है, R0 की वैल्यू पता है, सब कुछ रख देंगे तो ये आ जाएगा 7.24 इंटू 10 टू द पावर, ठीक, -45 इंटू ए मीटर क्यूब आएगा। ये कितना आया हमको वो याद करने की जरूरत नहीं, किसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वॉल्यूम किस मास नंबर के साथ कैसे रिलेटेड है, ये हमारा काम है जानना। ठीक है, तो आप देख सकते हो V प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, A। तो रेडियस जो कि A के पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है, और जो वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल है बताइए, ये प्रोपोर्शनल है आपका मास नंबर के। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है उसको कैसे निकालेंगे। देखिए, न्यूक्लियर डेंसिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, समझिएगा ध्यान से, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो, न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, रो जो होगा मास अपॉन वॉल्यूम। चलो, मास क्या होगा किसी एटम का, किसी न्यूक्लियस का मास कितना होगा बताइए, A टाइम्स A AMU होता है, याद करिए A AMU होता था ना, या A इंटू कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम गेन होगा न्यूक्लियर का मास, न्यूक्लियस का मास। अरे अभी तो पढ़ा था A AMU होता है, एक AMU का मतलब इतना किलोग्राम होता है, इतना किलोग्राम हो गया। और अभी आपने निकाला था न्यूक्लियर वॉल्यूम कितना था, 7.24 इंटू 10 टू पावर -45 इंटू A। ठीक है, इतना क्या था ये, मीटर क्यूब। तो ये देखो A से ये गया। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इसको आप सॉल्व करोगे तो 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है ये। ठीक है, कितना आता है 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो इसमें खास बात क्या है, जो डेंसिटी है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर A के पावर 0। मतलब जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, जो न्यूक्लियर डेंसिटी वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। तो आप कह सकते हो कि रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, मास नंबर। ये सबकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, सभी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है मेरे भाई, सेम होती है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो ये सारी बातें एक्सपेरिमेंटल है, इसका कोई प्रूफ नहीं, इसको ध्यान समझिएगा। तो इससे क्या पता चला हमको कि जो स्टेबल न्यूक्लियस है उनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कितना होना चाहिए। ये सब एक्सपेरिमेंटल बातें हैं। देखो किया क्या गया, आप समझो ज़रा ध्यान से। देखो किया ये गया कि एक ग्राफ प्लॉट किया गया, यहाँ न्यूट्रॉन रखा गया और वाई एक्सिस पे क्या रखा गया, प्रोटॉन रखा गया। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटली सब पता चल गया
कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। अब उसको हमने n/p रेशियो n और p पे हमने क्या किया, उसको प्लॉट किया। जैसे मान लो मुझे कार्बन को प्लॉट करना है, 6 कार्बन 12, तो इसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होंगे, तो 6 प्रोटॉन 1 2 3 4 5 6 प्रोटॉन, फिर 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा कार्बन 12 आ गया। इसी तरीके से जैसे मान लो नाइट्रोजन है या कुछ और, मान लो नाइट्रोजन को अगर हमको प्लॉट करना हो, या जैसे मान लो सोडियम को प्लॉट करना हो, सोडियम 23, तो इधर से 11, इधर से इधर, तो इधर से 11 प्रोटॉन, इधर से, ठीक है, 12 न्यूट्रॉन। तो कहीं मान लो यहाँ पर आया ये सोडियम, ठीक, इसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया। तो कैसे पहले प्लॉट करें इसको, देखो वो पॉइंट कैसे मिल रहा है हमको, कितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वो देख लेते हैं, कितने न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में ये देख लेते हैं, इधर उतना नंबर आगे बढ़ते हैं, इधर उतना नंबर आगे, जहाँ काटेगा वो हमारा न्यूक्लियस का पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस हैं, जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस हैं, उन सब की को लोकेट किया गया इस पे। उसके बाद जब लोकेट किया गया, तो लोकेशन जब लोकेट किया गया मेरे भाई, तो हमको डायग्राम कुछ ऐसा मिला, n और p कुछ ऐसा मिला। ये हमारा n/p बराबर 1, 45 डिग्री वाला लाइन हुआ। हमको जो ग्राफ कुछ ऐसा मिला, वो जो इसमें क्या है, वो स्टेबल एटम सब इसी के अंदर है ना, स्टेबल न्यूक्लियस जो सब इसी के अंदर है। जब देखो पूरा कहीं थोड़ी ऐसा थोड़ी कि सब इसी में, ढेर सारे ऐसे आए, लेकिन जब देखा गया कि स्टेबल जो न्यूक्लियाई हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो देखा गया इस बेल्ट में वो लाई कर रही है। ये सब जो आप डॉट देख रहे हो सब क्या है बताइए, ये सब वे न्यूक्लियस हैं जो स्टेबल है। वो इन न्यूक्लियस को यहाँ कैसे आए, वो इस लॉजिक से आए। कोई भी न्यूक्लियस कहाँ पे लाई करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देख के। तो जो न्यूक्लियस स्टेबल थे, ठीक है, वो इस बेल्ट में लाई किए थे। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बेल्ट, क्योंकि जितने भी स्टेबल थे सब इसी में। ये 45 डिग्री वाली जो लाइन है, ठीक है, अब 45 डिग्री वाली लाइन पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होंगे। y बराबर x वाली लाइन है, मतलब n बराबर p, यानी n/p बराबर 1 वाली लाइन। तो जितने भी, ठीक है, जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई थे सब इसी बेल्ट में लाई किए, ठीक है। ये मैंने नहीं खींचा, किसने खींचा है भाई, जो भी इस तरीके का डेटा कलेक्ट करता उसने खींचा। तो इसका कोई प्रूफ ऐसा नहीं कि कैसे ऐसे आएगा, सब एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, ठीक। तो जो भी न्यूक्लियाई इस रीजन में, इस बेल्ट में आए, वो सब स्टेबल हुए। इसके नीचे या इसके ऊपर, भाई इसके नीचे आने का मतलब क्या, जरा सोचो, इसके नीचे आने का मतलब प्रोटॉन कम, न्यूट्रॉन कम, प्रोटॉन ज़्यादा, मतलब ऐसे स्पीसीज जिसमें न्यूट्रॉन कम है प्रोटॉन ज़्यादा है वो अनस्टेबल हो गए। या इधर आए तो इधर इस पॉइंट के इधर न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि वर्टिकली बढ़ेंगे और हॉरिजॉन्टली घटेंगे हम लोग। तो न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा प्रोटॉन कम, वो वाले भी क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए। ये एक पर्टिकुलर रीजन है, कुछ देर तक देखो, जैसे यहाँ से यहाँ तक शुरुआत में लेवल, यहाँ पर तो ये पूरा एकदम इसी लाइन पर है। जैसे यहाँ अगर इस पे क्या होगा बताइए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। जैसे कार्बन 12 नाइट्रोजन 14, कार्बन 12 नाइट्रोजन 14, मतलब जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर है। तो n/p बराबर 1 हुआ। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल लाइन पे 45 डिग्री वाली लाइन पे, तो जिसमें n बराबर p होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर, वो स्टेबल पे हैं। उसके आगे इस रीजन में क्या देख रहे हो, इस लाइन के ऊपर है, तो मतलब इस रीजन में न्यूट्रॉन बड़े हैं, न्यूट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। मतलब अगर n/p से की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो भी न्यूक्लियस स्टेबल है। लेकिन अगर n/p की वैल्यू 1 से कम हो रही है, मतलब इस रीजन में इधर वाले अनस्टेबल हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी वाला बेल्ट हमारा यहीं पर है। तो अगर n/p 1 से कम हुआ तो भी क्या होगा बताइए, तो भी क्या होगा हमारा, जो कि स्टेबिलिटी घटेगी। या बहुत ज़्यादा हुआ तो भी घटेगा, है कि नहीं। तो अब इसको पूरा रीड करके देखा गया कि जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई हैं उनका n/p रेशियो कहाँ से कहाँ तक वेरी किया। तो जब इसमें जितने भी हैं उनका जो n/p रेशियो है वो कुछ ऐसा है निकालने के बाद। फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई जो देखने को मिला, n/p 1 या उससे ज़्यादा और लगभग 1.54 से कम निकल के आए। 1.54 बेसिकली किसका होता है, लेड का होता है। लेड 208, 82 लेड 208, ठीक है, पढ़ाई होगा। इसके बाद जितने भी एलिमेंट है सब क्या है, नेचुरल रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ तक के न्यूक्लियाई क्या होते हैं बताइए, स्टेबल होते हैं। क्लियर है बात, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अब
ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटल बात है ना, तो बस ये है नहीं। अब बहुत सारे और भी फैक्टर्स आते हैं स्टेबिलिटी के, लेकिन उसमें से एक ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि n/p का रेशियो 1 या 1.54 के बीच में लाई करता है तो वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं जल्दी से, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, आओ समझते हैं क्या है न्यूक्लियर फोर्स। नाभिकीय बल, एक बार हमने एनएलएम में इसकी चर्चा की थी और वहाँ बोला था कि हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो समय हमारा आ गया। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, देखो भाई, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखता है, द फोर्स दैट बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, ठीक है, इन द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड आर responsible for the stability of nucleus, stability of nucleus are known as न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर वे फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स को परस्पर बांधे रखते हैं, और यही वो फोर्स हैं जो न्यूक्लियस के स्थायित्व, नाभिक के स्थायित्व के लिए जिम्मेदार होते हैं। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, उस फोर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। समझ में आ रही बात सबको, चलो बहुत बढ़िया। अब अनस्टेबल क्यों होता, अगर मान लो न्यूक्लियर फोर्स होता तो अनस्टेबल क्यों होता। आपको पता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन्स और ढेर सारे न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, तो उनमें रिपल्शन तो नहीं होगा, लेकिन प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है उनके बीच में तो हाई रिपल्शन होगा भाई। दो चार्ज के बीच वो जो लगने वाला फोर्स वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो r अगर बहुत कम हो गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की ही होनी चाहिए। तो इतने कम डिस्टेंस पे आप सोचो कितना हाईली रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए नया फोर्स आता है। इस नए फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और ये बताया था दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दी नेचर होता है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते चलेंगे। क्या, दिस इज़, सबसे पहली बात, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। ठीक है, प्रकृति में जो भी फोर्स है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स इट इज़ व्हाट, शॉर्ट रेंज फोर्स। द रेंज बीइंग, कितना होता है रेंज उसका, 1.2 फर्मी के आसपास होता है। ठीक है, 1.2 फर्मी, इसको समझने का प्रयास करो। शॉर्ट रेंज फोर्स का क्या मतलब होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स का क्या मतलब होता है। शॉर्ट रेंज का मतलब, फोर्स का मतलब ये होता है कि जब एटम्स या जो न्यूक्लियॉन्स जब बहुत नज़दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा नज़दीक, ठीक है, तभी ये फोर्स लगेगा, और ज़्यादा डिस्टेंस पे लगेगा नहीं। देखो रेंज कितना लिखा है, जब ये फोर्स एक्टिव होता है 1.2 फर्मी, मतलब अगर 1.2 फर्मी या उससे कम के डिस्टेंस पे न्यूक्लियॉन्स हैं, देन ओनली दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, अदरवाइज ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे। और 1.2 फर्मी के बाद वो फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, आप सोचो आप कैसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है, e⁻⁻x फॉर्म का, उस तरीके से डिक्रीज़ करता है। ठीक है, देखो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, नहीं F प्रोपोर्शनल टू 1/r² को, लेकिन जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो
इसको फॉलो नहीं करता, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है। e⁻⁻x वाला जो ग्राफ होता है ना, उस तरीके से डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो कम डिस्टेंस पर ये इफेक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट है। और अगर इस रेंज के बाहर वो निकला, इस डिस्टेंस के बाहर निकला, ठीक है, तो यही जो बल हो जाएगा बहुत क्षीण हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। ठीक है, ये नगण्य हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और ये तो समझ में आई होगा, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमेशा कैसा होता है? ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अच्छा चलो, अगर एक सवाल पूछा जाए कि दो प्रोटॉन है, एक बार उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? मान लो 1 मीटर है, और एक बार उनके बीच की डिस्टेंस 1 फर्मी है या 1.2 फर्मी है। तो पूछा जाए कि पहले केस में कौन कौन सा बल लगेगा, दूसरे केस में कौन कौन सा बल लगेगा? तो कहोगे सर पहले केस में जो बल लगेगा, मतलब जब 1 मीटर की दूरी तक केवल रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन जब उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1.2 फर्मी या 1 फर्मी हो जाएगा, तो उनके बीच अब 3 फोर्स लगेंगे। रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू चार्जेस ऑन प्रोटॉन्स, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स लगना ही है, और तीसरा न्यूक्लियर फोर्स भी आ जाएगा, जो हमेशा अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, आप सोच के देखो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है उनके बीच में हाई रिपल्शन है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है, तो उस रिपल्शन को ये जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उसको ओवरकम कर लेता है और न्यूक्लियॉन्स को परस्पर बांधे रखता है। ठीक है, तो ये हो गया। जो तीसरी बात है, समझिएगा ध्यान से सब लोग, तीसरी बात क्या है, अगली बात क्या है? दिस फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। ये कैसा होता है? चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। दैट इज, इसका क्या मतलब? ठीक है, फोर्स बिटवीन, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हमेशा बराबर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है तो उसके बीच में कम न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, और प्रोटॉन पे चार्ज है तो उसके बीच में ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स NF, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन, NF मतलब न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन बराबर न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर नेट फोर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग कहें नेट फोर्स का मतलब समझिएगा ध्यान से, नेट फोर्स का मतलब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट। तो नेट फोर्स में क्या होगा बताओ? न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में रिपल्सन नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन नहीं है ना, केवल ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव और न्यूक्लियर अट्रैक्टिव। लेकिन इन दोनों के बीच में तीनों जो कि आपका क्या क्या लगेगा? न्यूक्लियर भी लगेगा, ग्रेविटेशनल भी लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा। तो अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करते हैं, इन दोनों पे तो बराबर होगा, दोनों अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल भी अट्रैक्टिव, न्यूक्लियर भी अट्रैक्टिव। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्टिव, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगा? रिपल्सिव। तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट अट्रैक्टिव फोर्स प्रोटॉन के बीच में कम हो जाएगी कि नहीं? नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स तो हमेशा क्या होगा? न्यूक्लियर फोर्स तो हमेशा सेम होगा। लेकिन अगर नेट फोर्स की बात, मतलब जितने भी फोर्सेस उसके ऊपर लग रहे हैं, अगर उनका हम लोग नेट निकालें तो हम लोग कहेंगे न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में बराबर, और दिस इज ग्रेटर देन, ठीक है, नेट फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। क्योंकि रिपल्शन का जो फोर्स होगा नेट, वो क्या हो जाएगा? नेट अट्रैक्टिव फोर्स वो कम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हम लोग समझते हैं। हाँ ठीक है, अगला देखो, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं आर सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड संतृप्त होते हैं। सैचुरेटेड मतलब दैट इज ईच न्यूक्लियॉन interacts with its immediate neighbor only। इसका क्या मतलब हुआ? हालांकि हमारे काम का बस देखो यहीं तक है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेटेड, न्यूक्लियर फोर्स से जो कि सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जैसे एक न्यूट्रॉन जो है, एक न्यूक्लियॉन है, वो केवल उसके जस्ट बाद वाला जो उसका पड़ोसी वाला न्यूक्लियॉन होगा, केवल उसी से इंटरेक्ट होगा। तो न्यूट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन, फिर न्यूक्लियॉन, उसके बाद न्यूक्लियॉन। तो ये पहला, ठीक है, और तीसरा आपस में इंटरेक्ट
नहीं करेंगे। तो ये सेचुरेटेड नेचर के होते हैं कि जो बगल वाले होते हैं उसी से केवल सेचुरेट हो जाते हैं, सेचुरेशन होता है, ये कहलाता है। ठीक है, केवल इमीडिएट नेबर होंगे उन्हीं से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद जो अगला है, जो न्यूक्लियर फोर्स हैं, ठीक है, आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस। ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस होंगे। ठीक है, नॉन सेंट्रल फोर्सेस का क्या मतलब होता है और सेंट्रल फोर्सेस का क्या मतलब होता है? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो कि सेंट्रल फोर्स होते हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है जब दो चार्जेस के, जैसे मान लो चार्ज की बात कर लें, तो अगर चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग होता है। ठीक है, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग होगा तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि वो सेंट्रल फोर्स हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ऐसा होता है, दो पॉइंट मास उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के लॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वो भी सेंट्रल फोर्स है। तो नॉन सेंट्रल फोर्स क्या होगा इसका ठीक उल्टा, मतलब ऐसे फोर्स जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन सेंट्रल फोर्सेस। तो अगर दो न्यूट्रॉन है, दोनों के न्यूट्रॉन के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग, ठीक है, ये फोर्स एक्ट नहीं करेंगे, वो किसी रैंडम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन सेंट्रल फोर्स कहेंगे। दैट इज, ठीक है, दिस फोर्स डज नॉट एक्ट along the line joining the center of न्यूक्लियॉन्स। ये न्यूक्लियॉन्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग नहीं लगते। ठीक है, यही कारण है कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता, वो क्लस्टर के फॉर्म में होता है ना। इतनी बातें जानने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है सुन लीजिए। ठीक है, तो दिस इज़ वाई, ठीक, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियॉन इन द न्यूक्लियस आर नॉट सिमेट्रिक। ठीक, दिस इज़ वाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस इज़ नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं होता है। ठीक है।